हेलो एंड वेलकम दोस्तों। जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 का पार्ट थर्ड है। ये पार्ट थर्ड है। देखो, हमने रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट को पढ़ना था और हमने बोला कि इसको पहले भी हमने पढ़ा था, लेकिन अब हम पढ़ रहे हैं पार्ट्स वाइज और सेक्शन वाइज। एक एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन जो है उसके ऊपर हमारी नज़र है और उसको हम देखने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ सेक्शंस कितनी है? आप बोलेंगे सर 103। टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स कितने हैं? आप बोलेंगे सर 14। शेड्यूल्स कितने हैं? आप बोलेंगे 5। ठीक है जी, चलो भाई, हमने देखा कि पार्ट 1 की अगर आप बात करते हैं इसमें दो ही सेक्शन है, सेक्शन 1, सेक्शन 2। पार्ट 2 की अगर आप बात करते हैं जिसमें रीऑर्गेनाइजेशन बताया गया, पहले में टाइटल्स वगैरह, दूसरे में रीऑर्गेनाइजेशन बताया गया है 3 से लेके 7 तक। 3 से लेके 7 तक। पार्ट थर्ड जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 8 से लेके 57 तक। ठीक है, और पार्ट फोर्थ दोस्तों जो है आपका, उसमें आपको एक ही सेक्शन देखने को मिलता है, वो है सेक्शन 58 और वो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लद्दाख की बात करता है। सिंपल। चलो, तो अभी हमने कई सारे सेक्शंस जो हैं वो देख लिए थे इंपॉर्टेंट। चलो आगे की हम बात करेंगे। ठीक है, चलो, ये देख लिया था, ये देख लिया था, ये भी देख लिया था। हम पहुंचे थे सेक्शन 25 के ऊपर। सेक्शन 25 के ऊपर जो डील करता है क्वोरम और वोटिंग इन असेंबली, यहां तक हम पहुंचे थे। ये ठीक है जी। सेक्शंस 13 to 56 डील्स विद लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ डील करता है। यहां तक हम देख चुके थे। सिंपल, ये सेक्शन 25 तक हम देख चुके थे दोस्तों। ठीक है जी, चलो, इसमें बोला था क्वोरम कितनी होनी चाहिए। क्वोरम बोला जी कितना, या तो 1/10 हो, यानी कि परसेंटेज में 10%, या फिर सिर्फ और सिर्फ 10 मेंबर्स हो, दोनों में से एक क्वोरम जो है होनी चाहिए। ये डायरेक्ट आपको सवाल पूछेगा, ये याद रखना। सेक्शन भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, अगली सेक्शन है हमारे पास 26। सेक्शन है हमारे पास 26। तो 26 में आपको बोलता है वेकेशन ऑफ सीट्स। वेकेशन ऑफ सीट्स, वेकेशन का मतलब है कि सीट जो है खाली कब हो जाएगी, कब मानी जाएगी। सीट्स किसकी? लेजिस्लेटिव असेंबली में जो एमएलएस की सीट है वो। पहली बात कि बंदा बोलता है जी कोई भी एक बंदा पार्लियामेंट और लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर इकट्ठा नहीं बन सकता। ठीक है जी, तो अगर तो वो लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर बनना चाहता है, तो अगर वो एमपी भी है तो उसको वहां से रिजाइन करना पड़ेगा, अदरवाइज वो यहां से रिजाइन करेगा। ठीक है जी, बोथ पार्लियामेंट एंड लेजिस्लेटिव असेंबली का एक मेंबर नहीं मान सकता। ठीक है, अगर वो है तो यहां से डिस्क्वालीफाई मान लिया जाएगा। एक दूसरा, अगर भाई वो रिजाइन कर दे, रिजाइन किसको सबमिट करेगा? स्पीकर को। लेजिस्लेटिव असेंबली में स्पीकर भी तो होगा, 19 सेक्शन 19, स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर। ठीक है, उसको दे देगा। इफ इज एब्सेंट फ्रॉम असेंबली, वेरी इंपॉर्टेंट, अगर असेंबली के सेशन से वो एब्सेंट है और 60 दिनों से एब्सेंट है, पिछले 60 दिनों से, यानी कि 2 महीने से वो एब्सेंट है विदाउट परमिशन। ठीक है, परमिशन असेंबली के बिना, विदाउट उनको बताए हुए 60 दिन के टाइम के, तभी भी वो क्या मान लिया जाएगा? डिस्क्वालीफाई मान लिया जाएगा। उसकी सीट जो है वो खाली मान ली जाएंगी। और अगर वो डिस्क्वालिफिकेशन के अंडर आ जाता है सेक्शन 27 और 28 के अंडर। ठीक है जी, अब सेक्शन 27 में क्या क्या बोला जी डिस्क्वालिफिकेशंस हैं वो देख लेते हैं। सेक्शन 27 बोलता है डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स। कैसे? देखो, आपको पता है मेंबर बनना है तो क्वालिफिकेशन क्या क्या होनी चाहिए भाई? रजिस्टर्ड वोटर होना चाहिए, कम से कम 25 साल की इसकी एज होनी चाहिए। ठीक है जी, कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं करना चाहिए। सेक्शन 16 मैंने बोला था, जो क्वालिफिकेशन जो है 18 से 16 हो जानी चाहिए, याद होगा आपको। ठीक है, अ मेंबर शैल बी डिस्क्वालिफाइड इफ होल्डिंग एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, अगर होल्ड करेगा। ठीक है, पता लगा जी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड करके बैठा हुआ है, वो मेंबर भी बन चुके हैं तो डिस्क्वालीफाई होगा। और अगर ही इज डिस्क्वालिफाइड फॉर बीइंग एन एमपी, बोल रहा है जैसे एक एमपी डिस्क्वालीफाई होता है, जो जो उसकी डिस्क्वालिफिकेशन है, अगर वो सेम डिस्क्वालिफिकेशन इसने प्रोसेस की तो ये भी क्या मान लिया जाएगा? डिस्क्वालीफाई मान लिया जाएगा। कई सारे चीजें हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों सेक्शन 28, सबसे ज्यादा नहीं, सारी ही इंपॉर्टेंट है जो हम पढ़ रहे हैं दोस्तों। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का 10th शेड्यूल आप दोस्तों देखेंगे तो 10th शेड्यूल डील करता है एंटी डिफेक्शन लॉ। एंटी डिफेक्शन
लॉ। एंटाई डिफेक्शन लॉ का मतलब ये होता है, और हमारे वहां पे 10th शेड्यूल है, यहाँ पे सेक्शन 28 है। क्या बोलता है? डिस्क्वालिफिकेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन फॉर बीइंग ए मेंबर। डिफेक्शन का मतलब दोस्तों समझो, सेक्शन 28 डील्स विद डिफेक्शन। डिफेक्शन का मतलब फॉर एग्जांपल अगर कोई एक कैंडिडेट किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के दी हुई टिकट से जीते, फॉर एग्जांपल मैं हूं, ठीक है, मैं सपोज कांग्रेस की सीट से इलेक्शन लड़ता हूं किसी भी कॉन्स्टिट्यूंसी, तो मैं जीत गया, नाउ मैं कांग्रेस का ही एमपी हुआ। दोस्तों अगर उसके बाद जीतने के बाद सेम पॉलिटिकल पार्टी से मैं अपनी पार्टी चेंज करता हूं तो मेरे को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा असेंबली से, उसको बोलते हैं डिफेक्शन लॉ। डिफेक्शन को रोकने के लिए एंटाई डिफेक्शन लॉ। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 10th शेड्यूल और यहां पे सेक्शन 28, याद रखना डिफेक्शन, ठीक है जी। सर जीतने से पहले कर सकते हैं जी, बिल्कुल कर सकते हैं, कितनी भी बार कर सकते हैं आप, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी में आए जाए हो भी रहा है, ठीक है, लेकिन जीतने के बाद एज एमपी या एमएलए आप नहीं चेंज कर सकते, वो आपको बता रहा है दोस्तों। सेक्शन 29 आपको बोलता है पेनल्टी, पूरा आपके ऊपर कई पेनल्टीज लगाई जा सकती हैं अगर आप बिना ओथ को सब्सक्राइब किए। आपको पता है सब्सक्राइब करना पड़ता है। लेफ्टिनेंट गवर्नर अभी देखा आपने, लोकसभा के इलेक्शन हुए थे तो उसमें प्रेसिडेंट आगे आगे बोलेगा और मेंबर्स जो होंगे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पीछे पीछे दोहराते हैं, ठीक है जी। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टू बियर एलिजियंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कि मैं अपनी ड्यूटीज डिस्चार्ज करूंगा, ये सब ओथ, तो वो उसमें पेनल्टी लगाई जाएंगी, ठीक है, याद रखना, अगर वो ओथ और अफर्मेशन करने के बाद में किया जाता है, ठीक है। चलो भाई, नॉट मच इंपॉर्टेंट दोस्तों। अब जो वाली सेक्शन है, सेक्शन 30, 31, 32, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 30, 31, 32, 30, 31, 32 दोस्तों। 30 जब बंदा 30 साल का होता ना, ठीक है, 30 साल का, आपको पता है बंदे के पास 30 साल तक पावर्स और प्रिविलेजेस आ जानी चाहिए, बिकॉज उसने शादी करनी होती है, ठीक है। हो तो एलिजिबल वो 21 में ही जाता है, तो उसको स्पेशल थोड़ा सा अटेंशन मिलता है ना, स्पेशल ट्रीट किया जाता है उसकी शादी में, देखा था 21 में, ठीक है। लेकिन 30 तक आते आते बंदे के हाथ में पावर आ जानी चाहिए, मतलब ये कि तुम्हारे हाथ में एक नौकरी आ जानी चाहिए, नौकरी के साथ छोकरी भी आ जानी चाहिए, मतलब शादी वादी तुम्हारी होगी तो आपके पास पावर होनी चाहिए। पावर कैसा? पैसा वैसा होना चाहिए, गाड़ी वाड़ी बढ़िया, ठीक है, अभी भी बच्चों को संभाल कर रखना। तो 30 तक आपके पास क्या आनी चाहिए दोस्तों? पावर आ जानी चाहिए, प्रिविलेजेस आ जानी चाहिए। सेक्शन 30 डील्स विद पावर एंड प्रिविलेजेस ऑफ मेंबर्स। मेंबर कौन से हैं? एमएलएज, ठीक है, इनकी पावर्स, इनकी प्रिविलेजेस, ठीक है दोस्तों। अगला है सेक्शन 31 दोस्तों। 31 जो डेट होती है ना, 31 लास्ट डेट होती है दोस्तों, 31 लास्ट डेट होती है, ठीक है। उसकी अगली डेट होती है 1st। तो हमारी जो सैलरी है ना दोस्तों, सैलरी जो है ये 31 तक, यानी कि महीने से पहले पहले आ जानी चाहिए हमारे पास, याद रखना निमोनिक है, ठीक है जी। सैलरी जो है दोस्तों हमारी 1 तारीख से पहले ही, यानी कि एक दिन पीछे, 31 लास्ट डे होता है, तो 31 तक हमारा जो लास्ट दिन होता है महीने का, इस टाइम पे हमारी सैलरी जो है, जितने भी अलाउंसेस हैं वो हमें मिल जाने चाहिए, तभी बंदा पहली तारीख देखेगा, लै भी पैसा, खुश हो जाएगा, ठीक है जी। चलो, तो सैलरीज अलाउंसेस ऑफ द मेंबर्स शैल बी डिटरमिन्ड बाय द लेजिस्लेटिव असेंबली बाय लॉ। बोल रहा है जो सैलरीज होंगी, सैलरी बढ़ानी है, घटानी है, कितनी करनी है, क्या क्या अलाउंसेस देने हैं, कौन डिसाइड करेगा? लेजिस्लेटिव असेंबली ही डिसाइड करेगी। कैसे? लॉ के थ्रू बिल पेश किया जाएगा और उसके ऊपर वोटिंग होगी, उसको पास किया जाएगा, इस तरीके से दोस्तों, ठीक है। अगला है सेक्शन 32। 30 आपके पास पावर आ जानी चाहिए, 31 आपकी सैलरी आ जानी चाहिए, इसी के साथ पे 32, देखो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली की बात कर रहे हैं ना, तो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के पास पावर 30, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली की सैलरीज। अगला है इन मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली जो मेंबर हैं ये लॉ मेकिंग करते हैं, किस किस मुद्दे पे लॉ मेकिंग कर सकते हैं? आर्टिकल 32 वेरी इंपॉर्टेंट। एक्सटेंट ऑफ लेजिस्लेटिव पावर, एक्सटेंट ऑफ लेजिस्लेटिव पावर, देखें दोस्तों समझे, अगर आप 7th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देखेंगे, 7th शेड्यूल क्या करता है?
पावर को डिवाइड करता है, डिवीजन ऑफ पावर्स। पावर कौन सी? लेजिस्लेटिव पावर, लॉ मेकिंग पावर, ठीक है, लेजिस्लेटिव पावर। अब कॉन्स्टिट्यूशन ने डिफरेंट गवर्नमेंट्स बनाई हैं, ठीक है, तो आप देखेंगे इन डिफरेंट गवर्नमेंट के पास लॉ मेकिंग पावर होती है। तो 3 लिस्ट में बांटता है दोस्तों ये, ठीक है। नंबर 1 होता है आपका सेंट्रल लिस्ट, दूसरा होता है दोस्तों स्टेट लिस्ट, तीसरा होता है आपका कंकरेंट लिस्ट। मतलब क्या सर? मतलब ये है कि जिन मुद्दों पे सेंटर कानून बना सकता है वो सेंटर लिस्ट। फॉर एग्जांपल अगर आपको मिलिट्री से जुड़ा हुआ कोई कानून बनाना है, अगर आपको डिफेंस से कोई जुड़ा हुआ कानून बनाना है दोस्तों, अगर आपको एक्सटर्नल अफेयर में कुछ मसले डालने हैं, निकालने हैं सॉरी, तो ये पावर किसके पास है? क्या स्टेट इसके ऊपर लॉ ला सकती है? भाई कभी नहीं ला सकती। तो लॉ इसके ऊपर सेंटर ही तो लाएगा, क्योंकि सेंटर की पावर है। तो यहां पे दोस्तों क्या हो जाएगा? सेंटर की पावर। दूसरा है स्टेट, कई सारी चीजों पे स्टेट भी अपने लेके आ सकती। फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लो जी एग्रीकल्चर है, फॉर एग्जाम्पल के लिए पब्लिक ऑर्डर है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के लिए पुलिस है, एजुकेशन है, इन पे स्टेट भी ला सकती है। स्टेट के पास भी पावर होती है, अपने हिसाब से कानून बना सकती है। तीसरा होता है कंकरेंट, जिसपे दोनों ही ला सकते हैं, स्टेट भी ला सकती है, सेंटर भी ला सकती है। एग्रीकल्चर वैसे कंकरेंट होता है, ठीक है। चलो मैरिज जैसे है, ठीक है। तो स्टेट लिस्ट, सेंटर लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट। नाउ दोस्तों जितनी भी स्टेट्स होती हैं, स्टेट्स की बात कर रहा हूं मैं, यूटीज की बात नहीं कर रहा, स्टेट्स के पास ये पावर होती है कि वो स्टेट लिस्ट में जिस मुद्दे पे चाहे कानून ला सकते हैं। देखो सेंटर पे तो ला ही नहीं सकते ना, तो स्टेट पे भी ला सकते हैं, कंकरेंट पे भी ला सकते हैं। लेकिन जम्मू एंड कश्मीर प्रॉपर स्टेट नहीं है, जम्मू एंड कश्मीर एक यूटी है। तो जम्मू एंड कश्मीर जो लेजिस्लेटिव असेंबली होगी वो किस किस लिस्ट पे कानून बना सकती है, आप ये समझे। सर क्या सेंटर लिस्ट पे बना सकती है? वो तो कोई भी नहीं बना सकता जाएगा। सर क्या कंकरेंट लिस्ट पे बना सकता है? दोस्तों ये कंकरेंट लिस्ट पे भी नहीं बना सकता। जम्मू एंड कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली कंकरेंट लिस्ट पे भी नहीं बनाएगा। जम्मू एंड कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली स्टेट लिस्ट पे जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, इंडियन पॉलिटी में देखेंगे हम कितने सब्जेक्ट्स वगैरह हैं, इनके ऊपर कानून बना सकती है, एक्सेप्ट 2 चीजों को छोड़ के दोस्तों। 2 चीजें यहां पे कानून नहीं बना सकती, याद रखना। एक तो है आपका लॉ एंड ऑर्डर, और दूसरा है दोस्तों पुलिस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, पुलिस पे कोई कंट्रोल नहीं है लेजिस्लेटिव असेंबली का, लॉ एंड ऑर्डर पे कोई कंट्रोल नहीं है लेजिस्लेटिव असेंबली का। तो सर किसका कंट्रोल है? सेंटर का कंट्रोल है। सेंटर ही इसके ऊपर कानून बनाएगा, ठीक है जी। और सेंटर का एजेंट कौन है? यहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर बैठा ही हुआ है, उसके हिसाब से दोस्तों यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन होगा। तो ये स्टेट के हाथ में पावर नहीं है। दिल्ली में भी ऐसा ही है दोस्तों, दिल्ली में, ठीक है, उनके पास डिफरेंट पावर्स हैं, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर पुलिस उनके कंट्रोल में नहीं है। पुलिस के ऊपर वो लॉ नहीं ला सकते, पुलिस को कंट्रोल नहीं कर सकता वहां का सीएम, तो यहां पे भी नहीं कर पाएगा। सिंपल याद रखना, ठीक है। चलो भाई, तो ये तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में होता है 7th शेड्यूल होता है दोस्तों, ठीक है। और यहां पे क्या होता है? सेक्शन 32 होती है, एक्सटेंट ऑफ पावर लिखता है, बोलता है असेंबली टू मेक लॉज फॉर द होल और एनी पार्ट ऑफ द यूनियन टेरिटरी बना सकता है विद रिस्पेक्ट टू एनी मैटर न्यूमरेटिव इन स्टेट लिस्ट। कंकरेंट लिस्ट कहीं नहीं बोला, स्टेट लिस्ट में बना सकता है, एक्सेप्ट पब्लिक ऑर्डर एंड पुलिस, इन 2 चीजों को छोड़ के। तो आपको पूछेगा बताओ किन किन मुद्दों में स्टेट यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वो कानून बना पाएगी, किन किन मुद्दों पे नहीं बना पाएगी, आपको पता है दोस्तों। सिंपल। चलो दोस्तों, सेक्शन है 36, 36 आएंगी 36 जाएंगी दोस्तों। ये आपने अक्सर सुना होगा, 36 आएंगी 36 जाएंगी, ठीक है। चलो वो तो ऐसे मैंने बोल दिया, 36 आएंगे 36 जाएंगे। जब आता जाता है कोई बंदा, समझ लें, आता जाता है, जिसके पास पैसे हैं, बंदे आ रहे हैं आपके पास, 4 पैसे हैं, यार दोस्त आ रहे हैं आपके साथ, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, फिर पैसे नहीं है आपके पास, फिर चले जा रहे हैं। तो सारा का सारा जो आना जाना लोगों का ना, वो कहीं ना कहीं मनी के ऊपर डिपेंडेंट है दोस्तों। वो कहीं ना कहीं किसके ऊपर डिपेंडेंट है? मनी के ऊपर डिपेंडेंट है। 36 लोगों का आना, 36 लोगों का जाना पैसे पे डिपेंडेंट है दोस्तों आपके, ठीक है। अभी आपकी नौकरी लग जाएगी बढ़िया, तो सब आपके यार दोस्त मित्र बन जाएंगे दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे बोलता है मनी बिल
36 में क्या आएगा, मनी बिल। बोलता है मनी बिल को इंट्रोड्यूस करने के लिए आपको रिकमेंडेशन की जरूरत है लेफ्टिनेंट या लेफ्टिनेंट गवर्नर की। दोस्तों सिंपल मनी बिल में होती है, अगर आप सेंटर पे भी मनी बिल पेश कर रहे हो तो प्रेसिडेंट की प्रायर रिकमेंडेशन चाहिए, तो यहां पे लेफ्टिनेंट गवर्नर की प्रायर रिकमेंडेशन चाहिए। सिंपल, बिल्कुल जी बिल्कुल। चलो भाई, तो यहां पे हो जाएगा हमारा क्या, मनी बिल 36 आएंगी, 36 जाएंगी, इस हिसाब से समझना रिकमेंडेशन की जरूरत है दोस्तों, ठीक है। इसके बाद दोस्तों 40s का सेक्शन सेगमेंट्स आएगा ना, जब 40 का 40, 41, 42 इस तरीके से, ठीक है। याद रखना इट इज रिलेटेड टू आपके बिल से ज्यादा डील करता है, ये याद रखना, ठीक है। चलो सेक्शन 41 डील करता है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसे हम बोलते हैं बजट। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। 41 सेक्शन 41 याद रखना दोस्तों। सेक्शन 41 क्या डील करता है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। दोस्तों एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है, बजट, इसी को क्या बोलते हैं, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है जी। लेट डाउन बाय लेफ्टिनेंट गवर्नर बिफोर द लेजिस्लेटिव असेंबली। दोस्तों कौन पेश करेगा, लेफ्टिनेंट गवर्नर करेगा दोस्तों, ठीक है। सेंटर में कौन करता है दोस्तों, फाइनेंस मिनिस्टर करता है, इस तरीके से। सेक्शन 43 अगेन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये ऑलरेडी आपका JKSSB एक बार एग्जाम में पूछ चुका है इस सेक्शन के ऊपर सवाल। सेक्शन पे कम ही सवाल आते हैं, फिर भी हम देख रहे हैं, डोंट वरी, ठीक है। चलो भाई सेक्शन 43 पहले भी आ चुका है, एप्रोप्रिएशन बिल। दोस्तों एप्रोप्रिएशन बिल का मतलब होता है मनी withdrawn from consolidated funds। दोस्तों आपको पता है डिफरेंट काइंड के फंड्स होते हैं, कंसोलिडेटेड फंड होता है, कंटीजेंसी फंड होता है, ठीक है, जो गवर्नमेंट ट्रेजर होता है, ठीक है। वहां से जब पैसा निकालना है सरकार को डिफरेंट काम के लिए, ठीक है, डिफरेंट एक्सपेंडिचर के लिए पैसा निकालना है, तो उसके लिए बिल पेश करना पड़ता है। ये नहीं है कि दिल कर दिया अभी CM का पैसा निकाल लेगा, ऐसा नहीं है, खैरात नहीं है यहाँ पे, आप देखेंगे, ठीक है। हर चीज की एक इंपॉर्टेंस है, लोगों ने चुन के भेजा हुआ, तो कोई ना कोई आप कहते हैं प्रोसीजर है हर चीज का, तो यहाँ पे आपको एक बिल पेश करना पड़ता है, इसको बोलते हैं appropriation bill। section 43 is appropriation bill। 41 section is annual financial statement। 36 आएगी, 36 जाएंगे, सिर्फ पैसे पे डिपेंडेंट है, तो recommendation of lieutenant governor in case of money bill, याद रखना। section 47 ठीक है दोस्तों। 47 deals with official लैंग्वेजेस ऑफ द यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, या फिर लैंग्वेज और लैंग्वेजेस टू बी यूज इन लेजिस्लेटिव असेंबली देयर। दोस्तों सिंपल बोल रहा है जी, लेजिस्लेटिव असेंबली की फंक्शनिंग की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या होगी और बाकी ऑफिशियल काम की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या होगी। देखो बोलता है लेजिस्लेटिव असेंबली के पास ये पावर है कि वो किसी भी लैंग्वेज को चाहे एक या एक से ज्यादा लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज बना सकता है, जो कि इनकी ऑफिशियल लैंग्वेज अभी तक है उनमें से। दोस्तों अभी तक कितनी है, तो दोस्तों अभी तक 5 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, याद रखना। एक है आपकी हिंदी, दूसरी है आपकी इंग्लिश, तीसरी है आपकी डोगरी, चौथी है आपकी कश्मीरी, और 5वीं है दोस्तों आपकी उर्दू। लेजिस्लेटिव असेंबली का दिल करे कि दोबारा उर्दू को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाना है, भाई बना सकता है। दिल कर रहा है जी उर्दू और हिंदी और इंग्लिश इन 3 को बनाना, तो भाई बना सकता है। बनाएगा कौन, लेजिस्लेटिव असेंबली बनाएगा, याद रखना 47 दोस्तों, ठीक है। बोला असेंबली बाय लॉ, एक लॉ पास करके अडॉप्ट कर सकती है किसी को भी। बिजनेस इन दी असेंबली, जितना भी काम असेंबली में हो रहा होगा, बिल जो पेश हो रहे हैं, वो बोल रहा है ऑफिशियल लैंग्वेजेस में क्या होगा उसको पेश करना है, ऑफिशियल लैंग्वेज पड़ेगा, या फिर हिंदी या फिर इंग्लिश में भी कर सकते हैं, वो भी ऑफिशियल लैंग्वेज में ही आता है। स्पीकर में परमिट, बोल रहा है अगर कोई लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर कोई भाषण देना चाहता है, बात करना चाहता है, और उसको इन ऑफिशियल लैंग्वेज में से कोई लैंग्वेज नहीं आती, फॉर एग्जाम्पल उसको पहाड़ी लैंग्वेज आती है, उसको गोजरी लैंग्वेज आती है, और वह गोजरी में बोलना चाहता है, तो वो स्पीकर से परमिशन लेके, जनाब कि मैं अपनी मदर टंग गोजरी में बोलना चाहता हूं, तो मेरे को परमिट किया जाए, तो स्पीकर उसको परमिट कर सकता है लेजिस्लेटिव असेंबली में बोलने के लिए। सेंटर में भी दोस्तों ऐसा होता है। तो 47, ठीक है, ऐसा होता है ना AK-47,
AK-47 एक ही टाइम पे बहुत सारी गोलियां निकल जाती हैं दोस्तों, ठीक है। इसी से याद रख लेना, बहुत सारी ऑफिशियल लैंग्वेज है हमारी, जैसे कि AK-47 में बहुत गोलियां होती हैं, वैसे ही हमारे स्टेट में, ठीक है, बहुत ज़्यादा ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, ठीक। तो याद करना यार, कैसे भी याद कर लेना AK-47 एंड उसी तरीके से डिफरेंट लैंग्वेजेस भी आपको देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। 47। अगला है दोस्तों सेक्शन 48 लैंग्वेज फॉर एक्ट्स एंड बिल्स। एक्ट और बिल्स के लिए आपकी लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश रहेगी, जब गवर्नमेंट गैजेट में वो छपेगा वो इंग्लिश में ही छपेगा। नेक्स्ट है दोस्तों सेक्शन 52, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज इट डील्स विद ऑर्डिनेंस पावर ऑफ लेफ्टिनेंट गवर्नर। ऑर्डिनेंस का मतलब होता है दोस्तों टेम्पररी लॉ। क्या होता है? टेम्परेरी लॉ। देखो दोस्तों, लॉ बनाने का काम किसका है? बोलोगे लेजिस्लेटिव असेंबली का। दोस्तों लेजिस्लेटिव असेंबली का सपोज सेशन में ही नहीं है, आपको पता है कम से कम 2 सेशन इसको बढ़ने, 6-6 महीने का गैप से बढ़ना नहीं चाहिए। तो लेजिस्लेटिव असेंबली अगर सेशन में ही नहीं बैठेगी तो लॉ बनाने के लिए कोई तो चाहिए। एकदम से लॉ बनाने की जरूरत पड़ गई, कुछ ना कुछ लेके आना है, तो क्या करेंगे दोस्तों? तब लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास पावर होगी कि वो एक लॉ बनाएगा, ठीक है, और उस लॉ को बोलते हैं ऑर्डिनेंस। उसको क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेंस। प्रेसिडेंट के पास भी ऑर्डिनेंस पावर होती है, आर्टिकल 123। सिंपल। तो इसके पास भी, यहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास भी ऑर्डिनेंस की पावर है, और ये ऑर्डिनेंस की पावर कितने सेक्शन में है? 52 सेक्शन में है। 52 सेक्शन में है, ये लिखते हैं ही कैन प्रोमुलगेट ऑर्डिनेंसेस ड्यूरिंग द रिसेस ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। जब लेजिस्लेटिव असेंबली सेशन में नहीं है तब कर सकता है। पर सच ऑर्डिनेंस शैल सीज टू ऑपरेट एट द एक्सपायरेशन ऑफ 6 वीक्स फ्रॉम द रीअसेंबली ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। वेरी इंपॉर्टेंट। अब मान लो अभी सेशन में नहीं बैठी है और लेजिस्लेटिव असेंबली की तरफ से लेफ्टिनेंट गवर्नर ने एक लॉ बना दिया, ऑर्डिनेंस बना दिया। अब दोस्तों दोबारा बैठेगी। फॉर एग्जांपल ये लो, मान लो जी 1 अगस्त को ठीक है बैठ गया, ठीक है, सेशन जो है वो आपका बैठ गया, ठीक है, मान लो। अब इसके 6 वीक तक, ठीक है, 6 वीक तो मतलब लगभग आपका 1.5 महीना, ठीक है। या तो लेजिस्लेटिव असेंबली इसको पास कर दे, अदरवाइज ये क्या हो जाएगा? खुद ही कोलैप्स हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। बिकॉज लॉ बनाने का काम एक्चुअल लेजिस्लेटिव असेंबली का है, लेफ्टिनेंट गवर्नर का नहीं है। वो टेम्पररी है, उसको बाद में खत्म भी किया जा सकता है और पास भी किया जा सकता है। सिंपल। खत्म नहीं भी करते, खुद ही खत्म हो जाएगा 6 वीक्स के अंदर। वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, याद रखना। नाउ दोस्तों सेक्शन 53 से 56 है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अगेन ये भी इंपॉर्टेंट है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर 53 to 56। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का मतलब क्या है दोस्तों? देखो, अभी आपको पता लगा कि लेजिस्लेटिव असेंबली में हमने 114 बंदे चुनने हैं। चलो 24 निकाल दो, 90 बंदे तो चुनने हैं दोस्तों, 90 बंदे चुनने हैं। आपने 90 बंदे एज MLAs चुन के भेज दिए। इनमें से एक बंदा चीफ मिनिस्टर भी बनेगा, ठीक है भाई, चलो मैं मान ली चीफ मिनिस्टर बनेगा। अब दोस्तों चीफ मिनिस्टर को काम करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट ग्रुप ऑफ बंदे चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के लिए आपका डिफेंस तो नहीं होगा यहाँ पे, एग्रीकल्चर मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर, ठीक है जी, रोडवेज का मिनिस्टर होगा आपका, ठीक है, फाइनेंस मिनिस्टर होगा, ये सारे के सारे मिनिस्टर होंगे, ठीक है, जिसको आप यूजुअली कैबिनेट भी बोलते हो। इसी ग्रुप को बोलते हैं दोस्तों काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। क्या बोलते हैं? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से डील करता है 53 to 56, 53, 54, 55, 56, ठीक है दोस्तों। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आपको पता लग गया। पहले तो आपको ये बताएगा कि बोल रहा है, देखो सेक्शन 53 आपको क्या बोलता है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बोल रहा है यहाँ पे एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी, ठीक है जी। इसी में आपको बताता है इन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की स्ट्रेंथ कितनी होगी। दोस्तों लेजिस्लेटिव असेंबली की बना दी भाई 114 होगी, लोकसभा में भाई 5 लोग चुन के जाएंगे, राज्यसभा में भाई 4 लोग चुन के जाएंगे। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की स्ट्रेंथ कितनी होगी? उसने बोला जितनी भी स्ट्रेंथ लेजिस्लेटिव असेंबली की होगी उसका 10% मैक्सिमम, ठीक है,
10% मैक्सिमम जो भी होगा वो स्ट्रेंथ हो सकती है लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की। क्या सर इससे ज़्यादा हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि मैक्सिमम बोला। सर इससे कम हो सकता है? 9%, 8%, 7%? जी हाँ, कम हो सकता है। ये लिखा, इट शुड नॉट एक्सीड 10% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। किसकी? लेजिस्लेटिव असेंबली की। कभी यहाँ पे बोलेगा 10% ऑफ पार्लियामेंट, 10% ऑफ लोकसभा, 10% ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो लेजिस्लेटिव असेंबली की बात कर रहे हैं दोस्तों। 53 होगी, कॉम्पोजिशन बता दिया दोस्तों। 53 में कॉम्पोजिशन। सेक्शन 54 बोलता है सीएम शैल बी अपॉइंटेड बाय लेफ्टिनेंट गवर्नर। दोस्तों देखो, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का ही एक पार्ट होता है सीएम। सीएम इज द हेड ऑफ स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। सेंटर में भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है, उसका हेड पीएम होता है। स्टेट में भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है, इसका हेड सीएम होता है। तो बता दिया सीएम को अपॉइंट कौन करेगा? लेफ्टिनेंट गवर्नर करेगा। सेक्शन 54। अभी हमारे स्टेट में भी इलेक्शन होने हैं दोस्तों, ठीक है, ठीक है। तो आपको बोलेगा सेक्शन 54 याद रखें। 55 में कंडक्ट ऑफ बिजनेस, कामकाज कैसा होगा, छोड़ दें। सेक्शन 56 इंपॉर्टेंट है कि चीफ मिनिस्टर की ये ड्यूटी है, ठीक है, एज रिस्पेक्ट टू फर्निशिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, कि भाई जो भी वर्किंग है गवर्नमेंट की, उस सारी वर्किंग की जो इंफॉर्मेशन है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर को बताना है। बिकॉज प्रेसिडेंट का भी ये काम होता है कि उसको प्रेसिडेंट को बताना होता है। यहाँ सीएम का ये काम होता है कि उसको लेफ्टिनेंट गवर्नर को ये इंफॉर्मेशन शेयर करनी होती है। सेक्शन 56। और लास्ट सेक्शन जो है पार्ट 3 की वो है 57। अगेन ये भी इंपॉर्टेंट है। 57 में बोलता है एबॉलिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। दोस्तों मेरी बात समझे, 2019 से पहले जम्मू एंड कश्मीर एक बाई कैमरल लेजिस्लेचर था। बाई कैमरल लेजिस्लेचर था। बाई कैमरल लेजिस्लेचर का मतलब होता है जहां दो हाउस होते हैं, दो हाउस होते हैं। तो उस टाइम पे होती थी दोस्तों, एक तो लेजिस्लेटिव असेंबली जिसे विधानसभा बोलते हैं, एक होती थी लेजिस्लेटिव काउंसिल जिसे विधान परिषद बोलते हैं। परिषद, विधान सभा। और दोस्तों रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ने इसको खत्म कर दिया। इसको क्या कर दिया दोस्तों? खत्म कर दिया। और किस सेक्शन ने खत्म किया? लास्ट सेक्शन ऑफ पार्ट 3 57 ने खत्म किया। बोला आज के बाद लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ असेंबली होगी। तो बाई कैमरल से हमारा लेजिस्लेचर कैसा बन गया? यूनिकैमरल लेजिस्लेचर बन गया। कैसा बन गया? यूनिकैमरल लेजिस्लेचर बन गया। तो पहले कैसा था? बाई कैमरल 2019 से पहले। अभी कैसा है? यूनिकैमरल। ये किसने बोल दिया? सेक्शन 53 ने बोल दिया। याद रखना दोस्तों, सेक्शन 52 ऑर्डिनेंस पावर, ठीक है, ऑर्डिनेंस पावर। सेक्शन 53 से लेके 56 तक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। 53 ने दोस्तों बोल दिया कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी, 10% से ज़्यादा नहीं होगी। 54 ने बोल दिया कि सीएम को कौन अपॉइंट करेगा? लेफ्टिनेंट गवर्नर करेगा दोस्तों, ठीक है। 56 ने आपको बोल दिया, ठीक है, 55 तो आपका कंडक्ट ऑफ बिजनेस। 56 ने क्या बोला दोस्तों कि जो सीएम होगा वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन पास करेगा लेफ्टिनेंट गवर्नर को। और 57 ने बोल दिया एबॉलिशन कर दिया गया है। किसको एबॉलिशन किया है? लेजिस्लेटिव काउंसिल को एबॉलिश कर दिया। और इसके जो मेंबर होते थे इसको बोलते थे एमएलसी, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल दोस्तों। तो अभी एमएलसी नहीं होते, बिकॉज आपकी काउंसिल ही नहीं है, विधान परिषद ही नहीं है, ठीक है, विधानसभा है, तो हम यूनिकैमरल लेजिस्लेचर है दोस्तों। ये हो गए हमारे पार्ट 3 तक के सेक्शंस। हमने जितनी हमारे से कोशिश हो सकी, कोई निमोनिक्स बना के, ठीक है, याद करने की कोशिश की, वो हमने कर ली। इसको 1-2 बार देखेंगे, आपको ज़रूर ये एकदम से याद हो जाएगा। और उसके बाद जब हम इसके MCQs करेंगे तो आपको और बेटर से समझ आएगा, ठीक है जी। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे।